हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 14 गिल्लू के रीडिंग और एक्सप्लेनेशन। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है गिल्लू की, जो कि एक गिलहरी है। तो आइए हम शुरू करें। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। सोन जूही एक तरह का फूल होता है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता के सघन हरितमा में छिप छिप कर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूद कर मुझे चौंका देता था। सघन यानी कि डेंस, बहुत ज़्यादा डेंस होना, और हरितमा यानी कि हरियाली। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। लघु प्राणी यानी कि छोटा सा जीव, परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। स्वर्णिम यानी कि गोल्डन, सोने जैसा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। संधि यानी कि छोटी सी जगह। निकट जाकर देखा, गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है, जो संभवत घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ आहार यानी कि आसानी से मिलने वाला भोजन। काकदव्य की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। काकदव्य यानी कौवों का जोड़ा। अतः वह निचेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। निचेष्ट यानी कि जब होश ना होना। सबने कहा, कौवों की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खोल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं, यानी कि दोनों तरफ से निकल गई उस गिलहरी के बच्चे के मुंह में जाने की बजाय। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, यानी कि बहुत ही सारे रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगे। विस्मित यानी कि हैरान और चकित। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। यानी कि जातिवाचक संज्ञा यानी कि अभी तक तो गिलहरी का बच्चा था, अब उसे स्पेशल नाम दे दिया गया था, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये गिल्लू है और ये लेखिका। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, यानी कि जो डलिया लेखिका ने लटकाया था वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। कार्यकलाप यानी कि जो वो करता था सारे दिन। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे तीव्र इच्छा होती थी। तीव्र यानी कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छा होना, जिसका उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सिर से पर्दे तक चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघु गात यानी कि छोटा सा शरीर।
इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप करता देखता रहता। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली के गंध मेरे कमरों में हौले-हौले आने लगे। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक-चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झाँकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खुला गया और मैंने भीतर पाँव रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार के भीतर आकर पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब यह नित्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे के चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, पर उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं था। परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। स्मरण यानी कि याद। गिल्लू इनमें उपबाद था, मतलब कि कुछ अलग। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार कर मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की, तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात यानी मालूम पड़ना कि उन दिनों वह अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे-नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले-हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका यानी कि जो सेवा करती हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था।
पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। परंतु प्रभात यानी सुबह। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती थी और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता था। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसलिए भी कि उस लघु गात यानी कि छोटे से शरीर का किसी बसंती दिन जूही के पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। तो बच्चों, यह एक बहुत ही प्यारी कहानी है। एक दिन अपने कमरे के बरामदे में गई तो उन्होंने अचानक में देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर अपनी चोंच से कुछ छुअन छुआए जैसा खेल रहे हैं। तभी लेखिका की जो नज़र है वो गमले और दीवार के बीच में जो खाली सी थोड़ी सी जगह होती है उस पर गई। लेखिका ने देखा कि एक गिलहरी का बच्चा वहां गिरा हुआ है और कौवे उसके पीछे पड़े हुए हैं और उसे चोंच मार रहे हैं। और कौवे के चोंचों के चलते वह गिलहरी बेहोश हो चुकी है और वो हिल डुल भी नहीं रही है। फिर लेखिका उस गिलहरी को उठा के अपने कमरे में ले आई। सबने कहा कि कौवे ने चोंच मारी है, इसलिए यह गिलहरी का बच्चा जिंदा नहीं बचेगा। पर लेखिका ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने गिलहरी के चोटों पर पेनिसिलिन लगाया और भी थोड़ी मरहम पट्टी की। उसके रुई से उसके मुंह में दूध की बूंदें डालने की कोशिश की, पर वह बूंदें उसके मुंह में नहीं गई। उसके बाद 3 दिन के अंदर वो गिलहरी का बच्चा एकदम अच्छे देखभाल के चलते ठीक हो गया और वह चमकीली आंखों से लेखिका की उंगली पकड़े हुए इधर उधर देख रहा था। और 3-4 महीनों के अंदर उसकी बहुत अच्छी रोएं आ गई, उसके झब्बेदार पूंछ हो गया और उसकी आंखें चमकीली और एकदम चमकदार थी, जो सब कोई को बहुत ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित भी करती थी और सब उसे हैरान होकर देखते भी थे। फिर लेखिका ने उस गिलहरी के बच्चे को गिल्लू का नाम दे दिया। फिर लेखिका ने गिल्लू के लिए एक घर भी बनाया। लेखिका ने एक हल्की सी डलिया ली और उसमें रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब अगले 2 वर्षों के लिए, जो कि गिलहरी की जीवन की अवधि होती है, यही डलिया गिल्लू का घर बना रहा। और वह गिल्लू जो छोटा सा जीव है, वो सारा दिन वहाँ पे खिड़की पर बैठा बाहर देखता रहता था। ऐसा लगता था मानो कुछ समझने की कोशिश करता है। और फिर वह बच्चों की तरह लेखिका के संग खेलने भी लगा। लेखिका के पैर से सिर तक चढ़ जाता, सिर से पैर तक उतर आता और वह तब तक करता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ ना खड़ी होती और उसके पीछे ना भागती। और भी बहुत कुछ लेखिका और गिल्लू के बीच में होता था। जैसे कि एक बार कभी कभी क्या करती थी लेखिका, उसे पकड़कर एक लिफाफे में डाल देती थी और सिर्फ उसका सामने वाला पंजा और मुंह बाहर की तरफ रहता था और फिर भी वह लेखिका की तरफ एकदम चमकीली आंखों से देखता रहता था। फिर लेखिका जब उसे काजू ये सब खाने के लिए देती थी, बिस्किट काजू, तो वह उन्हीं सामने के 2 पंजों से पकड़कर उन्हें कुतरता रहता था। और गर्मी के दिनों में भी उसने क्या किया, जब लेखिका बैठ के सारा दिन कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, तो वह पानी के घड़े के पास आकर बैठता और घड़े के ऊपर ही थोड़ा सा अपने बैठने के लिए जगह बना देता। इससे वह लेखिका के सामने भी रहता और पानी के घड़े की ठंडक भी उसे मिलती रहती। अब गिल्लू के जीवन का पहला बसंत आया और वह चमकीली आंखों से बाहर की तरफ देखता रहता और बाहर की भी गिलहरियां खिड़की के पास आके चिक चिक करती थी। तो लेखिका को सोचा कि गिल्लू को थोड़ी सी आज़ादी देनी चाहिए। फिर लेखिका ने खिड़की की जाली में एक थोड़ा सा कोना खोल दिया, जिसके जिसके थ्रू गिल्लू बाहर भी चला जाता था और अंदर भी आ जाता था।
और जब लेखिका कॉलेज जाती थी तो ज़रूरी कागज होने के चलते वह कमरा बंद ही रहता था। फिर जब लेखिका 4 बजे वापस आती तो गिल्लू भी फटाफट लेखिका के पास आ जाता था। गिल्लू लेखिका के पास बैठकर लेखिका की थाली में से खाता भी था। वह तो चाहता था कि वो थाली के अंदर बैठकर खाए, लेकिन फिर भी लेखिका ने जैसे तैसे उसे थाली के बाहर बैठना सिखाया और फिर गिल्लू बड़ी ही सफाई से चावल का एक एक दाना उठाकर खाता रहता। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत हो गई और वह अस्पताल में कुछ दिन के लिए रही। और जिस दौरान वह अस्पताल में थी, गिल्लू ने कुछ भी ठीक से नहीं खाया पिया। जो काजू होते हैं गिल्लू के सबसे प्रिय भोजन था। गिल्लू ने तो ठीक से काजू भी नहीं खाया, क्योंकि जब लेखिका वापस आई तो उन्होंने उसके डलिया में देखा तो ढेर सारे काजू उसी प्रकार पड़े हुए थे। जब लेखिका अस्वस्थ थी और बेड पर लेटी रहती थी तो गिल्लू भी उनके तकिए के पास आकर बैठता और लेखिका का सिर अपने प्यारे प्यारे छोटे कोमल पंजों से दबाता रहता और ऐसा लगता था मानो कि कोई सेविका बैठकर उस उनकी सेवा कर रही हो। गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष का होता है। अब गिल्लू की भी जीवन यात्रा का अंत आ ही गया था, यानी कि अब उसके मरने का समय आ गया था। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, ना वो दिन भर बाहर गया। रात में अंत की यातना, यानी कि जब मरने वाला था तो जो उसे पीड़ा मिल रही थी, उस समय भी वह लेखिका की उँगली पकड़कर उसके हाथों से चिपका हुआ था। और सुबह होते-होते उसका जो शरीर था बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था, यानी कि उसकी जो जीवन यात्रा थी ख़त्म हो चुकी थी। और लेखिका कहती हैं कि गिल्लू को सोन जूही के बेल के नीचे, यानी सोन जूही की जो बेल थी या छोटा सा पौधा था, उसी के नीचे समाधि दी गई। उसे सोन जूही की बेल बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए गिल्लू को उसी के नीचे समाधि दी गई। फिर लेखिका ये भी कहती हैं कि सोन जूही बेल के नीचे समाधि देने का और एक बड़ा कारण ये भी था, क्योंकि लेखिका को पूरा विश्वास था कि किसी बसंत ऋतु में एक दिन सोन जूही के छोटे खिले फूलों में उसके नन्हे शरीर वाले गिल्लू का फिर से जन्म होगा, यानी कि सोन जूही के फूल के रूप में वह फिर से इस धरती पे जन्म लेगा। तो और वापस वह इन धरती पे लौट आएगा। गिल्लू के मरने पे उसका जो झूला था उसे उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई थी। और यहाँ पे ये वाक्य लिखा है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता। कि गिल्लू तो इस दुनिया से जा चुका था, पर जिंदगी का तो ये नियम है कि वह चलता ही रहता है। तो इस तरह गिल्लू, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा गिलहरी था, जो लेखिका के मन में एक अपनी अलग सी जगह बना चुका था, वह लेखिका को 2 वर्ष बाद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। तो बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारी कहानी